हाँ जी फ्यूचर सीएस, कैसे हो आप सब। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हाल अच्छा है मतलब तैयारी अच्छी है, और अगर हाल बुरा है मतलब तैयारी बुरी है। इसलिए हाल अच्छा रखो, तैयारी अपने आप अच्छी रहेगी, और तैयारी अच्छी रखो, हाल अपने आप अच्छा रहेगा। रिवर्स हो गया, ठीक है, कोई बात। देखो आज हम लोग करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज। अब तक हम लोग कंपनीज एक्ट का एमसीक्यू कर चुके हैं, एलएलपी का एमसीक्यू कर चुके हैं, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के चैप्टर 1 का यानी यूनिट 1 का भी एमसीक्यू कर चुके हैं। एमसीक्यू सारे कवर करेंगे हम लोग, हमारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हैं। तो अगर आपको चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे जाओ, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको चैनल पे मिलने वाली है सीए से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो कि आपकी सीए की जर्नी को जो है ना आसान बना देंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। हम लोग करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के एमसीक्यूज। तो चलो एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास है, ये रहा हमारे सामने। आपके पास 4 ऑप्शन है, सही जवाब देने पे मिलेगा आपको 1 करोड़ रुपए, मेरी तरफ से नहीं। अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड मतलब निकाल दिया जाए। एक पार्टनर को निकाल दिया जा सकता है। कब उसको निकाला जा सकता है, किसी पार्टनर को कब निकाला जा सकता है। Such expulsion is in good faith. The majority does not agree on such expulsion. The expelled partner is given an opportunity to start a business competing with that of the firm and compensation is paid. भैया पार्टनर को निकालना है ना, तो निकालने के लिए ये नहीं है कि भाई हम उसको कंपनसेशन देंगे, नहीं, ना ही हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि भैया तुम जाके दूसरा बिजनेस शुरू कर लो, हम पागल है। थर्ड सेकेंड, द मेजॉरिटी पार्टनर अग्री नहीं कर रहे, फिर एक्सपेल्शन कैसे हो जाएगा। तो ये भी एक आंसर नहीं, आंसर क्या है, गुड फेथ। यानी अगर जस्ट इक्विटेबल ग्राउंड होगा, इसको कहते हैं जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड होने पे क्या कर सकते हैं, हम पार्टनर को निकाल सकते हैं। सीधी बात, नो बकवास। चलो आगे चलते हैं। Which of the following is not the right of partner? क्या पार्टनर के अधिकारों में नहीं आता है जो कि वो उसको क्लेम नहीं कर सकता एज ए राइट, ये कहना चाहूँ। क्या पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले सकता है, देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। प्रॉफिट में हिस्सा मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। तो क्या नहीं मांग सकता, रेम्यूनरेशन नहीं मांग सकता। ही कैन नॉट से कि भाई मुझे सैलरी भी दो, मतलब ये करेक्ट आंसर है, ये गलत बोल रहा है, मतलब तुम नहीं मांग सकते। आंसर इज डी। Which of the following acts are not included in implied authority of a partner? यानी implied authority मतलब कि पार्टनर ये बोला हुआ नहीं है, बट ये एज्यूम कर लिया गया है कि हाँ ये पार्टनर्स के अधिकार हैं, अथॉरिटीज हैं, बट क्या इसमें से नहीं है। क्या वो गुड्स he can to buy and sell goods on account of partners, partners बाय एंड सेल कर सकता है गुड्स का, बिल्कुल कर सकता है। टू बोरो मनी फॉर द पर्पस ऑफ फर्म, फर्म के नाम पे पैसा उठा सकता है, बिल्कुल उठा सकता है। टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, देखो पार्टनरशिप में किस फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, यानी यही करेक्ट आंसर है, ऐसा कुछ वो नहीं कर सकता। टू एंगेज अ लॉयर टू डिफेंड आउटकम, देखो कोई फर्म पे कोई केस चल रहा है तो वो किसी लॉयर को ला सकता है कि भैया तुम मेरे फर्म के बिहाफ पे लड़ो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता फर्म के बिहाफ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ, द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेक प्लेस इन केस ऑफ, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है भैया, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है जब आप नया पार्टनर लेके आ रहे हो, ऑलरेडी पार्टनर बाहर जा रहा है, कोई डेथ हो गया या फिर एक्सपल्शन हो गया, मतलब किसी पार्टनर को निकाल दिया, इन सभी केसेस में क्या होगा, यानी आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक और शब्द, चेंज इन फर्म, फर्म चेंज हो जाएगी बेसिकली। एक होता है चेंज इन फर्म, एक होता है चेंज इन कंडीशंस, जिसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं, चेंज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन, तब रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं। अब न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ, न्यू पार्टनर किसी भी नए पार्टनर को लेके आने के लिए किसके कंसेंट की चाहिए, सारे पार्टनर से कंसेंट चाहिए, मेजॉरिटी का कंसेंट चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, या सिर्फ नया पार्टनर बोलेगा और उसको लेके आ जाओगे, आप बताओ।
टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। किसी ने आंसर नहीं दिया। तो नया पार्टनर जो आएगा, नया पार्टनर सभी पार्टनर्स अगर बोलेंगे उसके बाद ही नया पार्टनर आ सकता है। कोई मेजॉरिटी वाला रूल नहीं है कि 10 पार्टनर में से 6 ने बोल दिया तो नया पार्टनर आ जाएगा, नहीं। जब तक सारे पार्टनर नहीं बोलेंगे तब तक नया पार्टनर नहीं आ सकता। 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पार्टनर मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम फर्म ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस दैट द एक्सपल्शन पावर इज एक्सरसाइज्ड। जब किसी पार्टनर को एक्सपेल किया जा रहा है तो वो कौन सी कंडीशंस फुलफिल करेगा, ये पूछ रहा है। देखो, अगर एक्सपेल करना है ना तो या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पे, ग्राउंड्स लिखे हुए हैं कि उन ग्राउंड्स के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं, तो हम उस ग्राउंड के बेसिस पे भी एक्सपेल कर देंगे। मेजॉरिटी पार्टनर बोल रहे हैं तो भी एक्सपेल कर देंगे। एब्सोल्युटली गुड फेथ, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि अगर गुड फेथ में है तो भी कर देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अ माइनर इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अ माइनर इज पार्टनर ऑफ अ फर्म। पार्टनर होता है, रिप्रेजेंट करता है फर्म को। entitled to carry business, entitled to the benefits of the firm। देखो सिर्फ एक है इसका आंसर कि उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं सारे के सारे, प्रॉफिट में। If a partner commit fraud in conduct of the business of the firm, he shall indemnify firm for any loss incurred by his fraud। He shall not be, देखो not be liable तो हो ही नहीं सकता। पार्टनर्स के लिए सिर्फ लाइबल हो नहीं, थर्ड पार्टी के लिए भी लाइबल हो सकता है। ही इज लाइबल फॉर द थर्ड पार्टीज, बिल्कुल। तो ये सिर्फ सब सारी कंडीशंस हैं, मतलब थर्ड पार्टी के लिए तो लाइबल है ही है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रॉड के लिए इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, लॉस के लिए भरपाई करनी पड़ेगी। हिंदी में अगर हम बोले तो इंडेमनीफाई मतलब भरपाई करना, यानी लॉस के लिए वो क्या करेगा, भरपाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनर्स जो बिजनेस करेंगे फर्म के बिहाफ पे, वो किस लिए करेंगे, फर्म की कॉमन एडवांटेज के लिए करेंगे, मतलब फर्म का प्रॉफिट होना चाहिए, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। प्रॉफिट अर्न करने, पर्सनल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, फैमिली मेंबर का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सोसाइटी का नहीं होना चाहिए, फर्म का प्रॉफिट होना चाहिए। लाइबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर इज लिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर कब तक लिमिटेड होती है, उसके हिज शेयर इन द फर्म। देखो उसके पर्सनल एसेट्स पे तो बात ही नहीं आएगी। पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी गिरवी हो सकती है, मतलब सभी पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी दाव पे लग सकती हैं, लेकिन अगर कोई माइनर है तो उसके केस में ये एक्सेप्शन, ठीक है। तो उसकी पर्सनल एसेट्स नहीं आएंगी, उसकी पर्सनल एसेट्स से कोई मतलब नहीं है, या तो कोई लाइबल ही नहीं है, ऐसा नहीं कि वो लाइबल ही नहीं है, लेकिन उसके जितने हिस्सा है ना उसका उस फर्म में, वहां तक के लिए वो लाइबल। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म फॉर हिज एक्ट contained in section 9 of, देखो 19 सेक्शन 19 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें इन लोगों ने क्या किया, सेक्शन भी बता दिया आपको। तो सेक्शन 19 को ऐसे भी लर्न कर सकते हो अच्छे से कि भैया ये हो सकता है किसी और कुछ और एमसीक्यू भी इसके पे बेस्ड आ जाए। 30% बाइंड द फर्म सेक्शन, देखो एक्सप्रेस्ड है, लीगल है, इम्प्लाइड है या मैनेजरियल, ये पूछ रहा है। अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर यानी इम्प्लाइड होता है कि भैया वो तो बोला जाए या ना बोला जाए, पार्टनर फर्म के लिए पूरी तरह से लायबल होने वाला है। विच आर द मैटर्स दैट रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट। किसमें यूनानिमस कंसेंट चाहिए, यूनानिमस कंसेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं एक बार। यूनानिमस कंसेप्ट का मतलब, यूनानिमस कंसेंट का मतलब हुआ कि ऑल पार्टनर अग्री, यानी 100% यस के फेवर में। यानी अगर कोई भी काम करवाना है, मान लो पहला एग्जांपल ले लिया हमने एडमिशन का, 10 पार्टनर हैं, वो कह रहे हैं, एक उनमें से 2 पार्टनर बोल रहे हैं कि भैया एक नया पार्टनर लेके आते हैं, तो जब तक 10 के 10 नहीं बोलेंगे ना कि हाँ ठीक है लेके आते हैं, ओके है, तब तक नया पार्टनर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो 10 के 10 वोटिंग राइट आए ना, वही है यूनानिमस कंसेंट, मतलब 100% वोटिंग आए इन फेवर, ठीक
100% वोटिंग अगर इन फेवर में होती है तो ही यूनानिमस कंसेंट बनेगा। और यूनानिमस कंसेंट कब कब चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में? एडमिशन के टाइम पे चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। एक पार्टनर अपना ट्रांसफर कर रहा है अपने इंटरेस्ट को किसी और पर्सन में, तब चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। फंडामेंटल चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, यानी पहले बिजनेस था टेक्सटाइल का, अब बिजनेस हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, क्या चाहिए? बिल्कुल चाहिए। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एडमिटिंग अ माइनर इनटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, क्या क्या जरूरी है? कंसेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होना चाहिए, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होना चाहिए, माइनर के गार्डियन का होना जरूरी है, या ऑल ऑफ द अबव? भैया सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कहना जरूरी है। अगर सारे पार्टनर्स ओके हैं तो ओके रिपोर्ट, बिल्कुल ओके। देखो, द implied authority of partner of firm does not empower him. The implied authority of a partner of firm does not empower him. Implied authority of a partner does not empower him. Employed authority में क्या चीजें नहीं आती ये बोलना चाह रहा है। क्या वो अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकता है? क्या वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है? क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है? क्या एक्ट एक्सप्रेसली implied as intention of the to bind a third party? Does not empower। देखो, जो अथॉरिटी को पार्टनर फर्म डज नॉट, मतलब क्या अधिकार उसको नहीं मिलते हैं? बैंक अकाउंट ओपन करने का, पार्टनरशिप में एंटर करने का, लग रहा है सारा ही पता नहीं है कौन सा है। एक सेकेंड, 14 का है स्टील। ये है इसका आंसर। यानी ये सारे तो नहीं करते ना, तभी ना ये भी नहीं कर सकता, वो ये भी नहीं कर सकता, वो ये भी नहीं कर सकता, तभी मैं करती हूँ। एक्ट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, मतलब इम्प्लॉयड अथॉरिटी का ये मतलब हुआ कि वो उसको अधिकार देता है कि वो ऐसा कुछ करे जो कि फर्म को बाइंड करे, ठीक है, फर्म पे भी वो अप्लाई हो जाए। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर इन पार्टनरशिप फर्म बाय वन पार्टनर टू थर्ड पार्टी, गिवन सच थर्ड पार्टी एंटाइटलमेंट टू इंटरफेयर द। देखो, जब कोई पार्टनर क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करता है अपने शेयर्स, मतलब पहले वो 1/3 के लिए पार्टनर था, उसने क्या किया, इसको बोल दिया कि भाई मेरी जगह पे अब जो पार्टी एक्स है, फला फला जो भी है, वो 1/3 के लिए आपका पार्टनर बनने वाला है। पार्टनरशिप फर्म को उसने बता दिया। तो उस केस में जो थर्ड पार्टी आ रही है, जो पार्टनरशिप फर्म, जो नया जो बंदा आ रहा है, ट्रांसफरी जिसे हम बोलेंगे, उसके बारे में बात हो रही है कि क्या क्या उसको मिल सकता है। क्या वो बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है? नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है? नहीं। उसको प्रॉफिट शेयर मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। प्रॉफिट ट्रांसफर विद नॉट अग्रीड बाय द पार्टनर, अग्री करेंगे तो ही मिलेगा, ठीक, अग्रीड बाय द पार्टनर्स। जब बाकी पार्टनर्स अग्री कर जा रहे तो ही मिलेगा, यहाँ पे नॉट अग्री तो ये वाला केस नहीं। 15 क्वेश्चन हो गए हमारे, 15 एमसीक्यूज। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ, और कुछ भी और पूछना हो आप पूछ सकते हो। थोड़ा सा लाइक्स वाइक्स कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में।